टू एसबीआई गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। हम लोग आज इसका जो पार्ट आधुनिक भारत का हम लोग स्टार्ट किए थे। आधुनिक भारत के अब तक हम लोग ये पार्ट 5A तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 5B, पार्ट 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह रिलेटेड है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या इसी को हम लोग संघर्ष भी बोलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष जो है यह 5B में पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है यह मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल इसकी स्टार्टिंग जो है 1885 से स्टार्ट होता है और 1947 तक चलता है। लगातार 85 से लेकर 47 तक कंटिन्यूअस हम लोग ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं। वो चाहे क्रांतिकारी रूप में हो, चाहे वो जो है नरमवादियों के या आंदोलन के रूप में हो। अब हम फोकस करते हैं कि आखिरकार हम देखा था उसको 3 भागों में लोग बांटे थे। फर्स्ट भाग जो था वह आपका जो है उदारवादियों का था, दूसरा क्रांतिकारियों के था और तीसरे चरण को हम जब देखते हैं या तीसरे भाग को देखते हैं तो वह जो है गांधीवादी युग हो जाता है। फर्स्ट जो हमने देखा था पार्ट उसी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपको बताते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा क्योंकि फर्स्ट थोड़ा लंबा था। कांग्रेस की स्थापना हमने देख चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम जो है वह बताया था मैं आपको ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिया था कि कांग्रेस की स्थापना की जाए। उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे। डफरिन को सलाह दिया या डफरिन से एडवाइस उसको पास कराने के लिए कहा जाए या हम कहें कि डफरिन को मनाने के लिए कि कांग्रेस की स्थापना करने दी जाए। वह गए और उससे बोला कि यह कांग्रेस जो है यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए सेफ्टी वॉल का काम करेगी, अर्थात जो भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां डेवलप हो रही थी, भारत में जो राष्ट्रवादी एक्टिविटीज डेवलप हो रही थी उसको रोकने का काम करेगी कांग्रेस, अच्छा सेफ्टी वॉल का काम करेगी। ये डफरिन को समझाया एओ ने और डफरिन तैयार हो गया कांग्रेस की स्थापना का। लेकिन कांग्रेस की स्थापना 1885 में होते ही कांग्रेस ने अपना नया रूप शुरू किया। चूंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा शामिल थे। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग के लोग थे और मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। बंगाल इसका सेंटर था तो मध्यम वर्ग एक्टिव था इसमें, तो वह अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही सक्रिय था कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग ने इसके भाग में यही देखा कि कांग्रेस की स्थापना हुई। आज के भाग में हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन कैसे होता है और बंगाल विभाजन से भारत में जो स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोध आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहा जाता है या उसी को हम लोग जो है बंगाल विभाजन के नाम से फेमस है, वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसमें तो बहुत सारे आंदोलन एक साथ एक्टिव होते हैं। 1905 से स्टार्ट होता है उसका, वो सारी चीजें आप लोग देखेंगे। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा वो रहेगा बंगाल विभाजन, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा वो बंगाल विभाजन और बंग भंग आंदोलन। इसको बंग भंग विरोधी आंदोलन भी बोला जाता है, बंग भंग आंदोलन बोला जाता है, स्वदेशी आंदोलन भी इसे बोला जाता है। तो ये हम लोग आज का मेन टॉपिक रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन करके बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। लेकिन इसकी क्या क्या कमियां थी, क्या कारण था, क्यों शुरू हुआ और इसका समाप्त होने में भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन के आज के इस क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ब्रिटिशों की सोच थी वो कैसे चेंज होती है। क्योंकि कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय डफरिन को लगता है कि रियल में यह
सेफ्टी वॉल का काम करेगा, हमें बचाने का कार्य करेगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का कार्य करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 जो कांग्रेस के उद्देश्य क्लियर होने लगते हैं और इस स्वराज की मांग करने लगते हैं। तो शुरू में जो दृष्टिकोण था वह उदारवादी था अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस के प्रति यदि दृष्टिकोण की बात किया जाए, कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण की बात किया जाए, अंग्रेजों की दृष्टिकोण की बात किया जाए, तो प्रारंभ में उदारवादी रहता है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के सारे अधिवेशन होने शुरू हो जाते हैं, यह उदारवादी से आपको आलोचनात्मक रूप परिवर्तित, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं और अब ये कांग्रेस की बुराइयां करना शुरू करते हैं और यहीं से जो है भारत में फूट पड़ने शुरू होगी। सबसे पहले 1885 में यदि हम लोग बात करते हैं, 1885 में आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई और 1888 में डफरिन बोलता है कांग्रेस के खिलाफ। डफरिन जो उस समय के भारत के वायसराय थे, वो बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा, मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। इसको लिख लीजिएगा कि मुझे उसका दावा, उसका कौन? कांग्रेस का, उसका दावा भारतीय प्रतिनिधित्व का झूठा लगता है या बेबुनियाद लगता है। क्या लगता है? मुझे उसका दावा भारतीय प्रतिनिधित्व का बेबुनियाद लगता है। अर्थात कांग्रेस दावा करने लगी थी, कांग्रेस अब बताने लगी कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व अब हम कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि कांग्रेस का जो दावा है सही नहीं है, यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता को धोखा दे रहे हैं। इसी में एक अंग्रेजी पत्र याद रखिए, ये सेंटेंस देकर के पूछा जा सकता है कि यह सेंटेंस किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो डफरिन ने कहा था 1888 में। इसका भले ना याद रखें आप, लेकिन आप जरूर सेंटेंस को याद रखें। उसी समय आपका एक समाचार, अंग्रेजी समाचार पत्र छापता है कि छिपे वेश में, यह तो उसको लिख लीजिएगा, यह तो छिपे वेश में, छिपे वेश में एक ऐसी राजद्रोही संस्था है, एक ऐसी राजद्रोही संस्था है, ऐसी राजद्रोही संस्था है जिसे न तो जनता का प्रतिनिधित्व है, जिसे न तो जनता का प्रतिनिधित्व है और न ही उसका कोई मूल्य। ठीक है, यह अंग्रेजी अखबार में छपता है कि यह भेष में छुपे हुए देश राजद्रोही संस्था है, यह राष्ट्र के खिलाफ कार्य करने का काम कर रही है, जो जनता का प्रतिनिधित्व होने का दावा, गलत का दावा कर रही है, जो नहीं है, और न ही इसका कोई अपना मूल्य है। ये अंग्रेजी अखबार का था। इस समय एल्गिन द्वितीय कहते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस जो है एक्टिव रूप में आ गई, भारत में सक्रिय भूमिका निभाने लगी, उस समय 1885 से 1905 के बीच की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, 1903 रखिएगा, 1903 के पहले की घटनाएं सब कांग्रेस का वर्क और ब्रिटिशों की दृष्टिकोण इस पे क्या थी। उसके बाद एल्गिन द्वितीय का कथन होता है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। एल्गिन द्वितीय का कथन जरूर लिख लीजिएगा। एल्गिन द्वितीय बोलते हैं, बिल्कुल आप कोशिश करें कि हमने कांग्रेस भारत को जो है तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पर ही इसको गुलाम रखेंगे।
ये हमारे कुछ ऐसे थे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो 1900 में लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस का महल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। 1909 में कर्जन की बात मैं आपको लिख देता हूं। लॉर्ड कर्जन जो उस समय के वायसराय थे, ये लिखते हैं कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है। कांग्रेस का, आप लोग सुन के भी लिख लिया करिए, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते यह मेरी अंतिम इच्छा है, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं, मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं। हमें यह लगता है कि कर्जन को भारत की वास्तविक स्थिति का भी पता ही नहीं था कि भारत कैसा देश है, तो भारत की जनता ने कौन कौन से युद्ध हुए। यदि अंग्रेज या कर्जन जो है भारतीय इतिहास को उठा करके पढ़ा होता तो हमें नहीं लगता कि यह कहने की भूल करता था। एक छोटा राज्य जो है बड़े से बड़े राज्य को हिला दिया था। तो ये क्या था, कांग्रेस तो एक बहुत ही संगठित संगठन स्टार्ट हो गया था। तो ये कर्जन की बात थी कि वह चाहता था कि मृत्यु हो रही है, कांग्रेस अब बर्बाद हो रही है और मेरी इच्छा है कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो और उस बर्बादी में मैं सहयोग करूं। और नो डाउट भारत में यदि जो हम लोग बोलते हैं फूट डालो और राज करो की नीति, तो मेन शुरुआत जो होती है 1905 में कर्जन के द्वारा ही होती है। वह बंगाल विभाजन की जो सोच पैदा हुई थी वह कर्जन के दिमाग में फूट जो नीति पैदा हुई थी वह फूट डाल कर की हुई थी। हम लोग अभी आगे की ओर उसका देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहीं से मुसलमानों का, मैंने बताया था आपको कि मुसलमानों में थोड़ा थोड़ा इसने फूट डालना शुरू कर दिया और उसका रूप आप देख सकते हैं कि 1906 में ढाका में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। इसके दोषी केवल, मुझे लगता है कि इसके दोषी केवल कर्जन ही नहीं है या इसके दोषी केवल ब्रिटिश ही नहीं है, हम भारतीय भी कुछ हद तक दोषी हैं। उसकी मैं चर्चा भी आपसे करूंगा कि कैसे हमने थोड़ा सा मुस्लिमों को इग्नोर कर दिया जबकि मुस्लिम सक्रिय भूमिका निभा रहे थे स्वदेशी आंदोलन में। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वह 1905 की स्थिति क्या थी। बंगाल विभाजन को सबसे पहले देखते हैं, 1905 बंगाल विभाजन। अब देखिए 1905 में बंगाल की स्थिति क्या थी। बंगाल में उस समय 3 राज्य थे, एक आपका बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। बिहार, उड़ीसा एंड बांग्लादेश, ये 3 क्षेत्र थे जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। इसमें से 1874 में असम जो था वह पहले ही अलग हो गया था। असम अलग हो गया। जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 85 लाख बताई जाती है। विवेचनदार जी बताते हैं, कई किताबों में मेंशन भी है। जनसंख्या उस समय जो थी वह 7 करोड़ 85 लाख। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक जानना जरूरी है आपको, इतनी पॉपुलेशन थी बंगाल की। अब देखते हैं इसके कि यह तो स्थिति हो गई बंगाल की। बंगाल विभाजन के समय 1905 के समय बंगाल की ये स्थिति थी। बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश बंगाल के प्रमुख हिस्से थे और 1874 में ही जो है असम पहले ही अलग हो चुका था। यह तो असम पहले ने भी बंगाल में था, यह बंगाल प्रेसिडेंसी में था 1874 से पहले। अब देखते हैं कि कारण क्या था। मैंने बताया कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। इसके कारण पे चर्चा करते हैं हम लोग। कारण, फर्स्ट कारण देखते हैं बंगाल विभाजन का। तो था, जैसे बोला गया ब्रिटिशों की तरफ दो मुख्य कारण थे। एक कारण आपको बोला जाता है कि प्रशासनिक कारण, अभी चर्चा करेंगे दोनों पे। और दूसरा जो कारण माना जाता है वह राजनैतिक कारण माना जाता है। देखिए, जो ब्रिटिश थे या वायसराय कर्जन थे, वह बताते थे कि यह प्रशासनिक कारण से हमने बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। प्रशासनिक कारण, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको हम जो है यदि टुकड़ों में बांट देते हैं, 2 भाग या 3 भागों में बांट देते हैं, तो आसानी से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है या आसानी से जो चीजें सुख सुविधाएं, चाहे जो भी चीजें हैं, वो आसानी से उपलब्ध की जा सके, प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो कर्जन ने बताया था कि हम प्रशासनिक कारण से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह राजनीतिक कारण था। तो प्रशासनिक कारण में एक ही चीज देख सकते हैं कि कर्जन ने बताया था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है। प्रशासनिक असुविधा बताया कारण कि प्रशासनिक असुविधा के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। किसने कहा था? कर्जन, जो तत्कालिक वायसराय था भारत का। राजनीतिक कारण की बात करते हैं, जब डिटेल हम जाते हैं, जब कई गृह सचिव का लेटर आता है कर्जन के पास, उसकी प्रतियां हमें प्राप्त होती हैं, या फिर जो उस समय कुछ भारतीय शामिल थे, ब्रिटिश संसद में मौजूद थे, उनके द्वारा पता चलता है कि अंग्रेजों का बंगाल विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या है। मेन कारण राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण को समझिएगा, तो मैंने बताया था कि 1885 तक बंगाल में राष्ट्रवाद जो है फूट फूट कर भर चुका था और बंगाल की जनता बिल्कुल एक्टिव हो गई थी। किसके लिए? राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, या राष्ट्र की भावना और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पनपने लगा था। और अब जो है वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। और यह पॉइंट जो है अब कर्जन को खलने लगा था। कर्जन को लग रहा था कि अब जो है यह किसी न किसी कारण से पूरे भारत में, क्योंकि मैंने बताया था कांग्रेस के अधिवेशन होने शुरू हो गए थे, और अधिवेशन शुरू होने से अधिवेशन कांग्रेस के शुरू हो गए थे और जगह जगह पर अधिवेशन होते थे। कलकत्ता होता था, बनारस होता था, बॉम्बे होता था। तो ये इस साल में एक बार मिलते थे और एक बार मिल करके फिर संगठित होते थे और देश की समस्याओं पे चर्चा करते थे। मैंने आपको बताया था कांग्रेस की स्थापना ही की गई थी अपने अधिकारों की मांग करना, तथा साथ ही जो पिछड़े वर्ग हैं, जो किसान हैं, जो भी भारतीय हैं, उनकी समस्याओं पे चर्चा करके सब सरकार के सामने रखना। तो ये सारी चीजें राजनीतिक कारण। तो ये लग रहा था कि अब जो है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी में जो कोलकाता है, वह जो है पूरे भारत का आंदोलन का सेंटर बन चुका है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिव मेंबर जो है वहीं से निकल रहे हैं। इसलिए जो है हम भी यही मानते हैं, और जितने भी भारतीय इतिहासकार, चाहे जो भी वहां के ब्रिटिश इतिहासकार भी थे, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि बंगाल का विभाजन राजनीतिक कारण से किया गया, न कि प्रशासनिक कारण से। 1% तक मान सकते हैं कि प्रशासनिक कारण जरूरी था, क्योंकि बड़े राज्य का कोई नियंत्रण करने के लिए आपको उसको टुकड़े में बांट देना चाहिए। लेकिन मूल उद्देश्य था राजनीतिक कारण, भारतीय जनता को रोकना। कांग्रेस की स्थापना जिस उद्देश्य से इन्होंने किया था ह्यूम ने, वह अपने उद्देश्य से हट करके आगे की ओर चल रही थी, भारत की स्वतंत्रता की ओर चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम मानते हैं वास्तविक कारण यदि कोई है, तो वो वास्तविक कारण हमारा राजनैतिक कारण है। हम इसको वास्तविक कारण मानेंगे। अब देखिए, चाहे आप मेंस लिख रहे हो या कहीं भी लिख रहे हैं, तो यदि आप उस पे किसी का प्रमाण नहीं देंगे तो आपकी बात को सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण देने की जरूरत है। तो हम देखेंगे जो गृह सचिव रिजले थे, उनके लेटर की चर्चा करते हैं हम लोग अभी। गृह सचिव रिजले जो थे, वो बोलते हैं
कर्जन को एक पत्र लिखते हैं। गृह सचिव थे भारत के। कहीं कहीं आपको रिजले मिलता है और कहीं कहीं आपको राइजले मिलता है। अलग अलग किताबों में हिंदी में रिजले या राइजले मिलता है, कंफ्यूज ना हो। रिजले गृह सचिव थे और यह जो है आपको ये कर्जन को एक लेटर लिखते हैं कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है। लिख लीजिएगा, अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है। अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है और हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है। सुन के थोड़ा लिखिएगा, बंटवारा करना है जिससे हमारे दुश्मन बट जाए, जिससे हमारे दुश्मन बट जाए और कमजोर हो जाए। ये मुख्य उद्देश्य थे। अब गृह सचिव लेटर लिख रहे हैं तो ये तो प्रमाणित रूप में मानेंगे और यह राजनीतिक कारण के अंतर्गत आएगा, प्रशासनिक कारण के अंतर्गत नहीं था। या अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भूमि स्थली मानी जाती, जन्म स्थली मानी जाती है बंगाल। तो वहां से जो है अविभाजित बंगाल इन्होंने बोला कि वो बहुत पावरफुल है और यह हमें किसी तरह इसको बांट देना चाहिए जिससे हमारा दुश्मन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो और बचना किसके रूप में, यह इनडायरेक्ट संकेत था मुस्लिम कम्युनिटी बहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, हिंदू बहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, ताकि दोनों में फूट डाल सके और सांप्रदायिकता के आधार पर भारत में शासन किया जा सके। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक मुख्य उद्देश्य अब इससे यही निचोड़ निकलता है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर, लिख लीजिएगा, सांप्रदायिकता को भड़का करके हिंदू मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में बांट देना। वही हुआ। बंगाल का बंटवारा जो है सबसे पहले, अब थोड़ा सा डेट को क्लियर करेंगे, प्रशासनिक कारण क्लियर हो गया, राजनीतिक कारण क्लियर हो गया, डेट पे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट करते रहें और जब भी आप इस वीडियो को देखें या स्टार्ट करें प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, साथ में नोट्स बनाते रहें। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। अब जो है 1903 में, ऐसा ये हाई लेवल के लिए पीछे सवाल का कोई डेट दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए, 3-4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक डेट का रहता है। तो 1903 में जो है वह प्रस्ताव पास की, प्रस्ताव डाला गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो प्रस्ताव क्या, प्रस्ताव की खबर दी गई कब, वह दी गई 1930 में कि अब बंगाल का विभाजन किया जाएगा। जैसे ही यह सूचना बंगाल में फैली, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे सभी एक्टिव हो गए और उन्होंने जगह जगह जनसभाएं करना शुरू कर दिया, कई जगह से पैसे कलेक्ट किए और एक्टिव रूप में आगे किसी भी कंडीशन में बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन 20 जुलाई 1900 इतने विरोध के बावजूद भी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कि सरकार ने अब निर्णय कर लिया है और बंगाल विभाजन किया जाएगा। जैसे ही 20 जुलाई को हुआ, एक ही महीने बाद 7 अगस्त 1905, डेट बिल्कुल याद रखें, सन याद रखें,
7 अगस्त 1905 में कांग्रेस ने जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने एक टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई। बैठक हुई कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल। टाउन हॉल में एक बैठक हुई और जिसमें निर्णय लिया गया कि हम जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं। अब यह मानेंगे नहीं, 1930 में इन्होंने खबर पहुंचाई थी, हमने विरोध किया, ये माने नहीं। अब जो है इन्होंने घोषणा कर दी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादियों ने निर्णय लिया कि हम भी स्वदेशी आंदोलन छेड़ेंगे। तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया कि अब हम स्वदेशी आंदोलन छेड़ेंगे और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बहिष्कार प्रस्ताव, देखिए बंग भंग आंदोलन को कई नाम जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार प्रस्ताव मैंने आपको बताया था। तो ये सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें क्या अंतर है अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब जो है स्वदेशी हम अपनाएंगे, ब्रिटिशों की किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी बाहर से ब्रिटेन से बन की चीजें आ रही हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मार्केट में बिकने नहीं देंगे। वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, नमक का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी ब्रिटिश हुकूमत बना करके बाहर से लाकर हमारे ऊपर थोप रही है उसका नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे और विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं जो लॉकडाउन की स्थिति है, भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक लोकल के लिए वोकल का कॉन्सेप्ट लाया गया है हमारे पीएम के द्वारा। तो वो जो है कॉन्सेप्ट लगभग मैं बार बार बोलता हूं आपको, चाहे इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट जब हमें हाई स्कूल तक पढ़ाए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं महत्व होता है। आज आप हर घटना देख लीजिए या हर पॉलिटिक्स देख लीजिए, हर पॉलिसी देख लीजिए, वह पॉलिसी हमारे एंशिएंट टाइम के हिस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद थी, बस उसको हल्का सा मॉडिफाई किया गया है, उस पर एक जो है मॉडर्निटी का फ्लेवर चढ़ा दिया गया है और कुछ नहीं है। तो हम जो है वही स्वदेशी आंदोलन एक प्रकार से कहा जाए कि इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन का दौर चल रहा है और हमें अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। बहिष्कार आप करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज करेंगे हम स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ये आंदोलन इस समय चल रहा है और इसकी हमें पालन करने के लिए बोला भी गया है, सलाह दी गई है और हमें करना भी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, बहिष्कार करना स्टार्ट हो गया और लेकिन इतने के बाद भी ये नहीं हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा या निर्णय को वापस लिया जाए। तो 1900 यह डेट आपको इंपॉर्टेंट है, यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 ये इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की और लागू भी किया गया। दोनों पक्षों के कार्य को देखते चलेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत क्या कर, एक तरफ देख रहे हैं कि एक एक कदम ब्रिटिश हुकूमत चल रही है और एक एक कदम हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी इस समय बोल सकते हैं कांग्रेस थी और जो भी राष्ट्रवादी नेता थे वह एक एक कदम कैसे चल रहे हैं। अब इन्हें लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अब 16 अक्टूबर को इन्होंने क्या कर दिया, पूरे बंगाल में विभाजन का ऐलान कर दिया कि अब बंगाल का विभाजन होगा और 16 तारीख से वह लागू माना जाएगा। 16 अक्टूबर और यह बंगाल को दो भागों में इन्होंने बांटा, एक पूर्वी बंगाल और एक आपका पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की जब बात करते हैं तो यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। देखिए मैं बोला था ना आपको पहले ही, और आप इतिहास भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह राजनीतिक इन्होंने पॉलिसी थी, इनकी राजनीतिक सोच थी, प्रशासनिक सोच नहीं थी। इन्होंने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को इन्होंने क्या बनाया,
मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को इन्होंने पूर्वी बंगाल बनाया और इसमें हाँ थोड़ा सा हिंदू बहुल्य क्षेत्र, हिंदू जात कम थे, लेकिन असोम को भी इसमें शामिल किया गया। तो पूर्वी बंगाल में असोम को शामिल किया गया था, हर एक अलग था। तो क्या हुआ, और पश्चिमी बंगाल में जो है वह हमारा रह गया था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो सामान्यतः हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, इन दो भागों में बांट दिया। और आपको पता है कि यही पूर्वी बंगाल बाद में जाकर के जब भारत में विभाजन हुआ 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यही पूर्वी बंगाल जाके बना आपका क्या चीज, पूर्वी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में हमने स्वतंत्र कराया उसको पाकिस्तान से, और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बना। और यही पूर्वी पाकिस्तान जो है आपका 1971 में हमने स्वतंत्र कराया और यह बना बांग्लादेश। और आज भी हमारा पश्चिम बंगाल है, बाद में फिर बिहार और उड़ीसा इससे अलग हो गए। वो आगे की ओर हम लोग देखेंगे जब भारत की पॉलिटी में पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये तो कार्य किया किसने, ब्रिटिशों ने। अब बारी थी किसकी, कांग्रेस की, राष्ट्रवादियों की बारी थी। इन्होंने स्टार्ट किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 16 अक्टूबर के दिन को, 16 अक्टूबर के दिन को इन्होंने पूरे भारत में, बंगाल में तो सही, पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया। पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में शोक दिवस किस दिन मनाया गया था। 16 अक्टूबर को मनाया गया था, 1905 में मनाया गया था। किसके लिए, बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कितने दिन को, 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया संपूर्ण बंगाल में। और साथ ही चूंकि एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन हुआ था, ये सभी राष्ट्रवादी नेता जानते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के सलाह पर राखी दिवस भी मनाया गया। राखी महोत्सव बोल लीजिए या राखी दिवस बोल लीजिए, राखी महोत्सव या राखी दिवस मनाया गया। किसकी सलाह पर, रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर राखी दिवस मनाया गया। सभी एक दूसरे को राखी बांध रहे थे एकता के प्रतीक के लिए। हम एक हैं, हम अलग नहीं हो सकते। बंगाल का विभाजन संभव नहीं है। जब भले ही हो गया था तो क्या हुआ, उसके बाद साथ ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। 16 अक्टूबर को जो है राखी दिवस, और इसके साथ 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या शुरू हो गया, आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया था, बंग भंग आंदोलन बताया था, या बंग भंग विरोध आंदोलन बोला था, ये स्टार्ट हो गया। और इसका जो है बंगाल तो मेन सेंटर था ही, लेकिन यह पहला कहा जाए फर्स्ट कोई फ्रीडम मूवमेंट था जो पूरे इंडिया में फैल गया। जो आप देख सकते हैं कि इसके महाराष्ट्र से जो कमांड संभाले थे वह आपके बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक और उनकी बेटी थी, उसका नाम था केतकर, उनकी बेटी केतकर। महाराष्ट्र से कमान संभाले बाल गंगाधर तिलक और उनकी बेटी केतकर। पंजाब और यूपी से देखते हैं, पंजाब एंड यूपी से जो कमांड संभाले थे, लाला हरदयाल थे, आपके लाला लाजपत राय थे, सॉरी लाला लाजपत राय थे, हरदयाल नहीं थे, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंदा, स्वामी श्रद्धानंदा, लाला लाजपत राय पंजाब वाले बेल्ट से, ठीक है। उसके बाद जयपाल गंगाधर, जयपाल और
गंगाधर। ये मुख्य थे जो पंजाब और यूपी से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से सैयद हैदर खां, दिल्ली से सैयद हैदर खां, और आपके मद्रास से पूछा गया है इसलिए मद्रास से लिख लीजिए आप। मद्रास से आपका नेतृत्व कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यम, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, इन्हीं को पूछा गया है एक बार। आनंद चार्लू, ठीक है, और साथ में टीएम नायक भी थे। अब देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन में कार्य क्या क्या हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, पूरे भारत में फैल गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंच गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में पहुंच गया, और अब जो है देखते हैं कि इसमें इन्होंने किया क्या कार्य किया। तो कार्य था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो जगह, जो एक लिवरपूल का नमक आता था, लिवरपूल से नमक आता था, और एक था मैनचेस्टर से कपड़े आते थे। मैनचेस्टर ये बहुत फेमस है, ये ब्रिटेन में एक जगह है जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस जगह सिटी है। यहाँ पर जो है सूती वस्त्र का काम होता है, वस्त्र सभी प्रकार के सूती वस्त्र जब ये ब्रिटिश यहाँ से ले गए तब स्टार्ट हुआ, और नील यहाँ से ले गए तब हुआ। तो मैनचेस्टर जगह जो है वो कपड़ों के लिए फेमस है, कपड़े यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, और यहाँ से मैनचेस्टर से कपड़े लाए जाते थे। भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम के या कई प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, भारतीय खरीदते थे। तो हमने सबसे पहले मैनचेस्टर के कपड़े का विरोध किया, इसके कपड़े का विरोध किया, विरोधी आंदोलन भी था। तो हमने इस कपड़े का विरोध किया और स्वदेशी अपनाने को बोला। कपड़े के उद्देश्य के साथ साथ थोड़ा मैनचेस्टर को आप समझ लीजिए कि कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर, नाम मैनचेस्टर वहां है, भारत का क्यों बोल रहे हैं, भारत का उसको बोलो ना भाई, मैनचेस्टर ब्रिटिश का क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो फिर भी हम फैक्ट के लिए याद करना है, हमें पेपर देने तो याद रखने पड़ेंगे। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कपड़ों की मिलें हैं, ठीक है, प्रोडक्शन होता है इसलिए। और उसके बाद यदि उत्तर भारत का पूछा जाए आपको, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है आपका कानपुर है, और दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं कि मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल के नमक, चूड़ियां, विदेशी चूड़ियां, कपड़े धोने की जो साबुन आते थे, बर्तनें जो विदेशी आती थी। मतलब कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं सबसे सक्रिय भूमिका में थी। तो घरेलू वस्तु जो विदेशी इस्तेमाल की जाती थी उन पे सबसे पहले बैन लगाया गया। कपड़ों की होली खेली गई, अर्थात जो है जिसको जलाया गया, कपड़ों, विदेशी कपड़ों को ला करके दुकानों को बेचने से रोक दिया गया। जो विदेश से चीनी आती थी उससे बने हुए प्रसाद लेने लगे लोग। मतलब पूरी तरह से कहा जाए कि ब्रिटिश हुकूमत की, सोचिए उस समय कितना थे, और आज हम जो है इतने डेवलप होते हुए, इतने एजुकेटेड लोग होते हुए भी हम लोग जो है, जब भारत की इकोनॉमी की बात की जा रहा है तो हम थोड़ा सा स्वदेशी चीजों को अपनाने से हिचक रहे हैं। तो उस समय जरूरत थी और आज भी हमें जरूरत है। यदि इंडियन इकोनॉमी को हमें थोड़ा सा पुशअप देना है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं का, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे आसपास बन रहे हैं, उनको खरीदना आवश्यक है। मैं नहीं बोलता कि फॉरेन में बिल्कुल ही बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हम जो है ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहे हैं। तो हम जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारी इकोनॉमी थोड़ा मजबूत हो जाएगी, फिर से हम उसको मंगाएंगे। और अभी ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि कार्गो को इधर से उधर मंगाया जा सके, बहुत मुश्किल चल रही है। तो हमें अपने लोकल चीजों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो उस समय इन्होंने, महिलाओं ने सबसे ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाई थी,
ठीक है। आगे क्यों बोलते हैं, जो धोबी थे उन्होंने कपड़े धोने, जो अंग्रेजों के कपड़े थे उसको धोने से मतलब बोला जाए कि बहिष्कार आंदोलन भी था, या जो है स्वदेशी आंदोलन भी था, और यह बंग भंग के विरोध में भी आंदोलन था। इसमें सभी प्रकार से हम जो है ब्रिटिशों का विरोध कर रहे थे। अब देखिए एक और बहुत बड़ा इसमें रोल अदा किया, वह अदा किया पारंपरिक त्योहारों का हमने सहारा लिया। जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने पारंपरिक त्योहार हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं, जैसे होली, दिवाली, राखी जो है। और महाराष्ट्र की बात करें यदि हम, महाराष्ट्र में तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की गई इसी समय, किसके द्वारा, तिलक के द्वारा शुरू किया गया था गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को शुरू किया गया, जिससे कि भारतीय जनता एकजुट हो सके, एकता के सूत्र में बच सके। तो हिंदू परंपराओं, धर्मों का सहारा लिएगा। मैंने आपको बताया था यह राष्ट्रवादी नेता थोड़ा सा चुक गए, हमें मुस्लिम, मैं जोर देकर देता हूं कि इतिहास की चीजें हैं, मुस्लिम जो भी त्योहार थे, यदि एकता वाला का ईद था, चाहे जो भी था, उसका भी हमें सहारा लेना चाहिए था, जिससे वो हीन भावना का शिकार नहीं होते। और नो डाउट बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन एक बृहद आंदोलन होता हो सकता था कि 1857 के बाद पहली बार भारत में स्वतंत्रता मिलती 1905 में, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र होते, लेकिन जो भी कारण था इसने शुरुआत तो अच्छी की थी। आगे बढ़ते हम लोग तो आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया। मैंने बताया कि त्योहार और मेले आयोजित किए गए और इसमें दिया गया कि आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता का नारा, जो आज हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, हमें अपनी शक्ति और अपनी निर्भरता पर डिपेंड रहना है। आत्मनिर्भर का नारा दिया गया, सेल्फ डिपेंड रहना है और सेल्फ पावर को यूज करना है। ये आज जरूरत है भारत की भी, और ये जरूरत थी 1905 में भारत को। इसका उन्होंने राष्ट्रवादियों ने उपयोग किया। आगे की ओर बढ़ते देखते हैं हम लोग, तो स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। जो स्वदेशी चीजें हैं उनको बिक्री के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। उसका मुख्य भूमिका जो निभाई, हमेशा जो लीडिंग रोल में रहते हैं, कोई भी एक्टिव फिनोमिना भारत में होती है तो उसमें जो लीडिंग रोल अदा करता है वो करते हैं स्टूडेंट। और सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले वो थे हमारे स्टूडेंट, छात्रों ने निभाई। और उसमें बंगाल के छात्र सबसे आगे थे। अब परिणामतः क्या हुआ कि स्टूडेंट जब स्कूलों से निकलने लगे, कॉलेज से निकलने लगे, कॉलेज से निकल करके स्वदेशी आंदोलन मिलने लगे, तो ब्रिटिशों को लगा कि जो कॉलेज, जो स्कूल हम चला रहे हैं और उसमें से स्टूडेंट जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा है, तो क्यों ना इसकी सुविधाओं पर, इसके पढ़ाई पे कुछ पाबंदियां लगाई जाए, जिससे हो सकता है स्वदेशी आंदोलन को कुछ हद तक दबाया जा सकता है। तो परिणाम क्या हुआ, कार्लाइकर सर्कुलर लाया गया। कार्लाइकर सर्कुलर, इसमें बताया गया कि छात्रों के दमन के लिए लाया गया। बंगाल के कार्यवाहक थे, बंगाल सरकार के कार्यवाहक थे कार्लाइकर, और उन्होंने एक सर्कुलर लाया और छात्रों के दमन के, उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, उनको फिर से एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनका विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा, या जो भी जो सुविधाएं जब विदेश पढ़ने के जो मौके थे उससे वो सब छीन ले जाएंगे। सारी चीजें कार्लाइकर सर्कुलर में आती है। कार्लाइकर सर्कुलर किससे संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन को दबाने से संबंधित है। अब इस कार्लाइकर सर्कुलर के खिलाफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई। राष्ट्रवादी नेता और छात्र पीछे नहीं हटे और उन्होंने क्या किया, एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। अब कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे विद्यालय, हम तुम्हारे सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, हम अपना स्वयं का विद्यालय स्थापित करेंगे और स्वयं हम इसको संचालित करेंगे और उसमें राष्ट्रवाद को प्राथमिकता से शामिल करेंगे। ये था हमारा एंटी सोसाइटी की स्थापना, और इसके सचिव बनाए गए सचिंद्र प्रसाद बसु। इसके सचिव बनाए गए छात्र नेता थे सचिंद्र
चंद्र बसु बोस या बोस जो भी लिखना आपको लिख लीजिएगा, दोनों आता है। सचिंद्र प्रसाद बसु, चंद्र भी आता है, प्रसाद लिख लीजिए। सचिंद्र प्रसाद बोस थे इसके सचिव और राष्ट्रीय, इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। अब हम नहीं ब्रिटिश शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे। पहले राष्ट्र, उसके बाद कुछ चीज जो भी सीखना है, पहले राष्ट्रवाद सिखाना है, उसके बाद कुछ भी सीखेंगे। राष्ट्रवादियों ने निर्णय लिया और इसमें सबसे बेहतर काम किया था डॉन सोसाइटी ने। तो याद रखिएगा, डॉन सोसाइटी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान दिया था डॉन सोसाइटी ने। सचिंद्र चंद्र मुखर्जी इसके भी थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। कि ये न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लोग देख करके उसको क्लियर कर देंगे जो भी आपके डाउट रहेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा को, अब तो चूंकि हमने ब्रिटिशों का विरोध कर दिया था, ब्रिटिशों के स्कूलों का विरोध कर दिया था, विद्यालयों का विरोध हो गया था, तो उसके लिए अब हमें अपनी विद्यालय खोलने की आवश्यकता थी। हमें राष्ट्रीय शिक्षा देने की जरूरत थी। राष्ट्रवादियों के लिए चिंता था, तो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आपका 8 नवंबर 1905 में 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज के रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जो भारतीयों के लिए था और इसमें भारतीय स्टूडेंट पढ़ सकते थे और इसमें राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद 1906 में 14 अगस्त 1906 में आपका बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल, बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना की गई। वह 1906 में की गई और इसके प्रिंसिपल बनाए गए थे उस समय के राष्ट्रवादी नेता अरविंद घोष। अरविंदो घोष बोलते हैं, अरविंद घोष को क्या बना दिया गया था? प्रिंसिपल बना दिया गया। ठीक है। 1901 में, अभी 1901 में इससे पहले ही एक शांति निकेतन स्कूल खोला गया था, उसी तरह से खोला गया था हमारा बंगाल नेशनल कॉलेज। शांति निकेतन जो स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था, उसी के आधार पर हमारा क्या खुला था? बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल खोला गया था। वह एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग शांति निकेतन को देख लेते हैं, क्योंकि इसी के तर्ज पे खुला था। शांति निकेतन स्कूल तो खोला गया 1901 में, लेकिन शांति निकेतन आश्रम की स्थापना होती है 1863 में। 1863 में जो है वो शांति निकेतन आश्रम की स्थापना हुई थी, और आश्रम की स्थापना करने वाले थे उनके देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। गलती से आपसे पूछ दिया जाए कि शांति निकेतन आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 मत मारेगा, 1863 मारेगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है 15 पुत्र और पुत्री थे। 15 में आपके 10 पुत्र थे और 5 उनकी पुत्रियां थी, जिसमें सभी एक से एक थे, जिसमें से आप कुछ नाम जानते हो, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे उनके सभी कोई या तो साइंटिस्ट थे या एक्टिव मेंबर थे या फिर जो है वो शोधार्थी थे, मतलब एक्टिव और पढ़े लिखे लोग थे सारे बच्चे उनके। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी 1863 में शांति निकेतन के आश्रम की स्थापना की थी, और इसी शांति निकेतन को 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे शांति निकेतन स्कूल में कन्वर्ट किया। यहीं पे खोला शांति निकेतन स्कूल, जो आज भी मौजूद है। ठीक है। इसी की तर्ज पर हमने जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ा? इन्होंने इतने सारे कार्य किए, स्कूल भी खोल दिए गए, विरोध भी किया गया, प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव देखते हैं।
कि अब प्रभाव बंगाल पे कैसे कैसे पड़ता है। तो प्रभाव सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। सबसे ज्यादा पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा तो सांस्कृतिक क्षेत्र पड़ा। उसमें क्या था, बंगाल साहित्य का इस समय स्वर्ण काल कहा जाने लगा। बंगाल साहित्य का स्वर्ण काल आपसे पूछा जाए तो यही समय था। ठीक है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आंदोलन को तेज करने के लिए आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला यह जो है गीत गाया जाता था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और यही जो है बाद में क्या बना आपका 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, 1900 उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में एक्टिव भूमिका निभा रहे थे हमारे कौन, जगदीश चंद्र बसु। खासियत इनकी बात आपको पता होगा, जगदीश चंद्र बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, प्लांट्स हैव लाइफ, पौधों में जीवन है। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, जो भारत के थे। जगदीश चंद्र बसु उस समय एक्टिव थे और प्रफुल्ल चंद्र राय भी वैज्ञानिक थे, ये एक्टिव वैज्ञानिक थे उस समय। प्रफुल्ल चंद्र राय, ये दो वैज्ञानिक एक्टिव थे। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भी टैगोर फैमिली बहुत बड़ी थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, कला एवं साहित्य, कला क्षेत्र। इस समय जो है हमारे जो भी पारंपरिक मुगल या जो भी हमारी जो परंपरा कला थी उसको प्रमोट किया जाने लगा। और हमने जो है जो पुरानी परंपराओं थी उनको भारतीय कला की जगह पे स्थापित करने की, जो विदेशी कलाएं थी उनके जगह पे भारतीय कला को स्थापित करने का काम मुख्य भूमिका निभाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लोक कथाएं सुनाई जाने लगी। लोक कथाओं में फेमस था ठाकुर मार झूली। पूछा जाता है एक बार, ठाकुर मार झूली बंगाली है, आप देखिए आज भी जो है झूली, ठाकुर मार झूली के जो ठाकुर मार झूली जो है यह दादी माँ की कहानी, हिंदी में देख सकते हैं दादी माँ की कथाएं जो बच्चे सुनते थे और आज भी बंगाल में इसको सुनाया जाता है बच्चों के लिए, दादी माँ की कहानियां। तो बहुत सारी चीजें मतलब हर क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा। स्वदेशी को जो हम सबको भूल चुके थे, चाहे वो कहानी हमारी थी, चाहे जो हमारा पेंटिंग था, चाहे हमारे जो गीत थे, चाहे हमारे वो नृत्य थे, चाहे जो भी हमारी परंपरा थी जिसको हम भूलते जा रहे थे, वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट होकर के उसको छोड़ करके स्वदेशी की ओर बढ़े। उसके बाद जो है अब जो है स्वदेशी आंदोलन के होते मुख्य पूछा जाता, मुख्य स्लोगन था वंदे मातरम। जो नारे दिए जाते थे वो वंदे मातरम के नारे दिए जाते थे, मुख्य स्लोगन था वंदे मातरम। ठीक है, 1905 में बंगाल में बनारस में अधिवेशन हुआ आपका कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन को और एक्टिव करने का प्रस्ताव रखा गया। 1906 में अब थोड़ा सा कांग्रेस के वर्ग को देखते हैं कि कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो 1906 में कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे हमारे दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार, क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग की गई 1922 में। लेकिन इस समय क्या था, अब जो है ब्रिटिश जमकर के स्वदेशी आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें जो छात्र नेता थे
जो थोड़ा सा उग्रवादी विचारधारा के थे, उन्होंने कहा कांग्रेस के रवैये से चलना सही नहीं है, हमें अब जो है हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए या स्वदेशी आंदोलन को विस्तृत रूप में हिंसा के रूप में बढ़ाना चाहिए। तो कांग्रेस लगभग यहीं से जब मनमुटाव शुरू हुआ, दो पार्टियों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ, एक कांग्रेस का नरम दल और एक आपका कांग्रेस का गर्म दल। उदारवादी मैंने बताया था आपको, नरम दल और गर्म दल, इसको उग्रवादी बोलते हैं गर्म दल को। तो नरम दल ने उदारवादी थे, ये अहिंसा के द्वारा पाना चाहते थे, स्वराज दोनों पाना चाहते थे अहिंसा के द्वारा, और ये हिंसा से भी पाना चाहते, हिंसा और अहिंसा दोनों से, हिंसा के द्वारा चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, चाहे हिंसा करनी पड़े चाहे हिंसा का सहारा नहीं पड़े, किसी भी कंडीशन में स्वराज चाहिए ही चाहिए। दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद उत्पन्न हुआ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने समझाकर बुझा करके इसको दबा दिया। लेकिन कब तक दबाते हमें पता ही है कि परिणाम तो 1907 में परिणाम क्या निकला, 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विघटन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों बढ़ गई। जो अहिंसा के पुजारी थे वह कांग्रेस के मूल हिस्से में बने रहे, और जो अहिंसा के पुजारी नहीं थे, उग्रवादी नेता थे, उन्होंने अलग होना और अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी बनाने। जो ये गर्म दल वाले थे, ये अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में बताने लगे, हम नेशनलिस्ट पार्टी से हैं, हम जो है इस पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है। तो 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन में कांग्रेस, जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी विभाजन होना, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो विभाजित हुए साथ ही कांग्रेस में भी फूट पड़ी, और कांग्रेस भी दो धाराओं में टूट गई। लेकिन कांग्रेस की दोनों धाराओं का उद्देश्य एक ही था, स्वराज। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1908 के मध्य तक स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। कब तक लड़ेंगे, ब्रिटिश हुकूमत दबाए जा रही थी, तोड़े जा रही थी, और हम जो है टूटे जा रहे थे। ठीक है, 1908 के मध्य तक आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वह उस समय के दो सक्रिय स्वदेशी नेता थे, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष एंड विपिन चंद्र पाल। इन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया कि अब हम जो है सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, हम बैक फुट पे जाकर के वर्क करेंगे, पीछे से कार्य करेंगे। अरविंदो घोष ने संन्यास लिया ही था, और वो पुदुचेरी में जाकर के आश्रम बनाकर के वहां से पीछे से वर्क सपोर्ट करने लगे। दो जो सक्रिय नेता थे, इन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लिया, अपना संन्यास ले लिया, और तिलक जो सबसे सक्रिय थे उस समय, उनको जेल की सजा हो गई। तिलक भी जेल चले गए। अब तिलक के जेल जाते ही और बहुत सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया, कुछ को जो है उनको दबा दिया गया, कुछ को जो है वहां से हटा करके दूसरे जगह निष्कासित कर दिया गया पश्चिम बंगाल से। तो इस तरह से करके स्वदेशी आंदोलन को 1908 के मध्य तक ब्रिटिशों ने दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब सबसे पहले कोई भी आंदोलन होता है तो हमें जानने की जरूरत होती है कि क्या कारण था में फेल होने। पहले उत्पन्न होने का कारण देखते हैं, असफलता। चूंकि स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो है असफल नहीं हुआ था, यह सफल भी हुआ था क्योंकि पहली बार संपूर्ण भारतीय जनता में जो था वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। इसको बोल नहीं सकते हम लोग यह सफल हुआ। यह सफल था और सफल था, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रही जिसके कारण असफल रहे। असफलता यदि कमियां हुई तो कमियां जानना में जरूर है। एक था सांप्रदायिकता का जहर, सबसे पहले असफलता का कारण
मैं बार बार बोल रहा हूं, असफल नहीं बोलेंगे, बोल सकते स्वदेशी आंदोलन की कमियां। क्या क्या कमियां रही? तो सबसे पहले सांप्रदायिकता का जहर फैला, जिसको हम रोक नहीं पाए। सांप्रदायिकता का जहर फैला, जो त्योहार मनाए जाते थे वो हिंदू त्योहार मनाए जा गए, मुस्लिम त्योहार नहीं मनाए गए। दूसरी बात थी, जो बंगाल में भूस्वामी थे, भूमि के मालिक थे, वो हिंदू थे, और जो किसान थे वह मुस्लिम थे। अंग्रेजों ने, करजन की सेना ने, करजन के जो नुमाइंदे थे, उन सभी ने उनको खोलने की कोशिश किया कि जो ये भूस्वामी हिंदू हैं, तुम्हारा धर्म के आधार पर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम जो है सक्रिय भूमिका में उस समय नहीं आ पाए। कांग्रेस के अंदर दूसरा जो कारण था, वो सबसे बड़ा संगठन भारत का था, और उसी में क्या उत्पन्न हो गया? मतभेद। तो कांग्रेस में मतभेद भी कुछ कमियां थी। यदि एक मत से आगे चलते, नो डाउट, और प्रभावी संगठन का अभाव तो था ही, क्योंकि एक सेंटर्ड कहा जाए कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस भी लगभग टूटी टूटी सी थी, और इसी के साथ क्रांतिकारी आतंकवाद युग की शुरुआत होती है, क्योंकि राष्ट्रवादी जो नेता थे वह जो है बोलते हैं कि नहीं, अब हमें क्या करना है, अब हम क्रांतिकारी गतिविधियों से भारत के इसमें स्वराज प्राप्त करेंगे। तो 1906 से 8 से बोला जाता है कि लेकर के 1919 तक या 23 तक छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही। फिर उसके बाद 1923 से फिर उसके बाद 31 तक क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही। उसके बाद छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधि चलती रही। तो कहा जाता है कि यहां से जो है, जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है और 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, 8 में दबा दिया जाता है, इसी के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युग समाप्त होता है, जो हमारा पार्ट 5A का हिस्सा ही था। अब हम 5B में देखेंगे दूसरा युग, जो क्रांतिकारियों का युग देखेंगे, जिसको सामान्यतः भारतीय इतिहास में बहुत कम जगह दी गई है, और आजकल क्वेश्चन वहीं से बन रहा है, क्योंकि जो 1905 से या 1908 से क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई है 1919 तक, वो ज्यादा हमें बताया नहीं जाता है, और वहीं से आजकल क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो कौन कौन से क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई, और बिपिन चंद्रा भी बोलते हैं क्रांतिकारी आतंकवाद कहते हैं, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय के लिए जो था, तो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत होती है। अब बंगाल विभाजन के लिए क्या परिणाम निकला इसका हम देख चुके हैं। बंगाल विभाजन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन के साथ ही कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए। तो अरुण डेल कमेटी बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, अरुण डेल कमेटी बनी थी, और अरुण डेल कमेटी जो है इसने सुझाव दिया 1906 में, और 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय बने थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये वायसराय भारत के बन के आए, और इन्होंने सुझाव दिया, इन्हीं के सुझाव पे एक कमेटी गठित हुई, और इसी कमेटी ने सुझाव दिया किसका? बंगाल विभाजन रद्द करने का। और हमें पता है कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, तथा साथ ही दिल्ली को राजधानी भी घोषणा की गई, दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा घोषणा की गई, जबकि दिल्ली 1912 में जो है राजधानी बनी, कलकत्ता से उठा करके राजधानी को दिल्ली लाया गया था। तो ये परिणाम था आपका बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन सफल था। इसी के साथ हमारा दूसरा भाग जब शुरू होगा, मैंने बताया था स्वतंत्रता संग्राम को 3 भागों में हमने बांट कर पढ़ा। फर्स्ट उदारवादी युग जो देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक है, और उसके बाद क्रांतिकारी युग देखेंगे जो 1919 तक चलेगा। उसके बाद 1919 के बाद गांधी को देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोग जो है प्रिपरेशन करते रहे घर में। हिस्ट्री की कुछ दिन लेट से आए, लेकिन फिर भी आते रहेंगे, इसको आप लोग कंटिन्यूस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।